आप सभी को मेरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे उत्तराखंड स्टडी और यूट्यूब चैनल पे। और हिंदी की क्लास में आज जो हमें लेना है वो है हिंदी के तार्किक प्रश्नोत्तर। ठीक है, क्या हिंदी के तार्किक प्रश्नोत्तर की हमें बात करनी है। देखिए, शुरुआत करते हैं प्रश्नोत्तर से। किन वर्णों में मूर्धन्य व्यंजन है? किन वर्णों में मूर्धन्य व्यंजन है, मतलब कि उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। तो मूट का मतलब है जो ट वर्ग है वो कैसे व्यंजन है? उच्चारण के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन। तो ये तो के वर्ग है, ये नहीं होगा। ते वर्ग भी नहीं होगा क्योंकि ये दंत्य दंत पे लगते हैं। जब ये बोला जाता है के जो है वो कंठे से लगते हैं। ठीक है, ये रे ले ये अगस्त में जाएंगे। तो मूर्धन्य व्यंजन टे ठे डे ढे णे। तो पहला सवाल हमसे किया गया था कि किन वर्णों में मूर्धन्य व्यंजन है। तो हमारा जवाब क्या होगा? मूट, मतलब कि टे ठे डे ढे णे। मूट से याद रख सकते हैं, मूट में पूरा टे वर्ग आ जाता है। मूर्धन्य व्यंजन जो कहलाते हैं वो टे वर्ग कहलाता है। अगला सवाल देखते हैं। ये लिखा है ओम, मतलब बहुत ज्यादा इसमें समय लग रहा है बोलते समय। ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? तो ह्रस्व स्वर कहा जाता है, प्लुत स्वर कहा जाता है, घोष स्वर कहा जाता है या दीर्घ स्वर कहा जाता है? तो दीर्घ ह्रस्व तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जब ये कंडीशन आ जाए, विलक्षण चिन्ह जहां पर लग जाए, ठीक है, तो ये 3 मात्रा का समय लेता है। तो 3 मात्रा का जो समय लेता है वो लेता है प्लुत स्वर। कौन लेता है? प्लुत स्वर लेता है। तो ओम का मतलब ना ये ह्रस्व स्वर है ना ये घोष दीर्घ कुछ नहीं है। ये कैसा स्वर है, किस तरह का स्वर कहा जाएगा? प्लुत स्वर कहा जाएगा। जब हमें क्या होता है कि मात्रा में बहुत ज्यादा बोलने में, उच्चारण करने में बहुत ज्यादा समय लग जाए, ठीक है, 3 मात्रा का समय जिसमें लग जाता है तो वो कैसा स्वर कहलाता है? वह प्लुत स्वर कहलाता है। अगला सवाल देखते हैं। तरंग शब्द का पर्यायवाची है। यहाँ बात आई है तरंग शब्द का पर्यायवाची। तो तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या कहेंगे? ये पुष्कर नहीं कहेंगे, वो तालाब किसकी रहती है? कूल, किनारा हो गया, जलधि समुद्र के लिए है। और ऊर्मी का मतलब होता है तरंग। तरंग का सीधा सीधा यदि हम अर्थ कहें तो इसका अर्थ होता है लहरें। क्या अर्थ होता है? लहरें इसका अर्थ होता है। ठीक है, अगला सवाल हमें देखना है। तरंग का हो गया उर्मी में देखते हैं। अगला है जंगल शब्द का पर्यायवाची है। मतलब इनमें से बताना है कि जंगल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो प्रमोद नहीं कहेंगे, विश्रांति भी नहीं है, कांतार और दिव्य। तो इसमें से आपका ये जंगल, विपिन, कानन, ठीक है, कांतार इस टाइप के होते हैं, वो सब किसके पर्यायवाची होते हैं? जंगल के पर्यायवाची होते हैं। वन है, जंगल है, विपिन है, कानन है, कांतार भी आ गया है। तो पूछा जा रहा है जंगल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो वो कौन सा है? कांतार है। अगला सवाल देखते हैं। आविर्भाव शब्द का विलोम है। ये प्रश्न सब पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, ठीक है, कहा ना कि तार्किक प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। आविर्भाव शब्द का विलोम है। आविर का मतलब होता है कि प्रकट हो जाना। तो जाहिर सी बात है अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव और तिरोभाव। तो यहाँ पर इसमें जो बात आ रही है तिरोभाव, इसका मतलब हो जाता है लुप्त हो जाना। तो एक चीज तो हमारे सामने प्रकट हो गई और दूसरी चीज इसका उल्टा क्या होगा? मतलब कि लुप्त हो गई, हट गई, गायब हो गई। तो आविर्भाव शब्द का विलोम हो जाएगा तिरोभाव। इसका मतलब प्रकट होना, इसका मतलब होता है लुप्त होना। तो आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा? सीधा तिरोभाव हो जाएगा। उक्त शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। तो उक्त का मतलब सही में जाता है। तो अन्न का मतलब होता है नहीं। तो जब उक्त से पहले अन्न लग जाएगा तो हो जाएगा अनुक्त। जैसा सवाल है हमें वैसा ही जवाब देना है, तभी वो जवाब सही बैठता है। अब हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मनगढ़ंत करते रहेंगे तो वहां सवाल हमारा गलत है, सही होने के बावजूद भी गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको एक बहुत जो गहराई से ध्यान देना वो क्या है
कि सवाल आपसे अगर तत्सम में पूछा गया है तो आपको तत्सम में ही जवाब देना है। सवाल आपसे अगर तद्भव यानी हिंदी में पूछा गया है तो उसका जवाब भी आपको हिंदी में ही देना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है तत्सम तद्भव हमारे सामने एक साथ आ जाते हैं और वहां हम क्या करते हैं, तत्सम का जवाब तद्भव में देने का प्रयास करते हैं, वही हमारा सवाल गलत हो जाता है। क्योंकि हमें सवाल का स्तर, जितना सवाल पूछा गया बस उतना ही जवाब देना है, जैसा सवाल किया गया वैसा ही जवाब मिलना चाहिए। ठीक है, तो उक्त की बात आई है, उक्त शब्द का विलोम है, उपयुक्त नहीं कहेंगे, अनुपयुक्त नहीं कहेंगे, उक्त से पहले अन लगा दीजिए तो हो जाएगा अनुक्त। ठीक है ना, तो उक्त का विलोम क्या हो जाएगा, अनुक्त। अगला सवाल है, चाय में थोड़ा दूध मिलाओ, वाक्य के किस शब्द में विशेषण है? कौन सा शब्द बता रहा है विशेषण, मतलब किस शब्द से पता चल रहा है कि ये विशेषण है? तो चाय में थोड़ा दूध मिलाओ, चाय है, दूध है, थोड़ा है, मिलाओ है, बताइए। जब ऐसा प्रैक्टिस सेट हुआ करे तो आप लोग अपने पास मतलब लिख लिया कीजिए, आप भी सवाल का एकदम जवाब दिया कीजिए। ठीक है ना, उससे आप अपना आकलन कर सकते हैं कि हमारी क्लास कैसी रही, मतलब कि हमें कितना आता है, और साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिएगा। ठीक है, कि कितने आपके मार्क्स बैठे हैं। तो चाय में थोड़ा दूध मिलाओ, वाक्य की किस शब्द में विशेषण है? चाय में विशेषण नहीं है, दूध में विशेषण नहीं है, मिलाओ में क्रिया हो रही है। ठीक है, लेकिन बात आई है थोड़ा, जब थोड़ा हो जाए, ज्यादा हो जाए, बहुत हो जाए, कम हो जाए, ये सब क्या बताते हैं, विशेषता बताई जा रही है। चाय में दूध तो मिलाना है लेकिन कितना, थोड़ा, विशेषता क्या बताई जा रही है, थोड़ा मिलाना। तो ये जो थोड़ा शब्द है ये क्या है, यहाँ पर इसमें विशेषण है। अगला सवाल है, उर्दू का उपसर्ग। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो ला उपसर्ग है, उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग बोलेंगे शब्दांश जो क्या करते हैं, शब्द से पहले लगते हैं। ठीक है, तो उर्दू का उपसर्ग, ये जो ला है, सबसे पहला सवाल तो यही मिला कि ला जो है वो कैसा उपसर्ग है, हिंदी का है, संस्कृत का है, अंग्रेजी का है, या उर्दू अरबी फारसी का है। ठीक है, तो ये उर्दू का उपसर्ग है ला। अब सवाल यहाँ ये है कि ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? हमें हमेशा उपसर्ग ही नहीं बताने होते कि शब्द से पहले जो लग गया बस हमने उपसर्ग बता दिया, नहीं। सवाल ये भी तो पूछा जा सकता है कि उस उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, वह उपसर्ग किस भाषा का है। किसी भी तरह से आपके लिए सवाल बन सकता है। जैसे कि देखिए, ला जो है वो कैसा उपसर्ग है, उर्दू का उपसर्ग है। दूसरा सवाल बन गया कि ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। ला का मतलब होता क्या है, अभाव कहेंगे, अच्छा कहेंगे, प्रत्येक कहेंगे, बिना कहेंगे। अगर प्रत्येक की बात आ जाती है तो प्रत्येक के लिए तो हम हर का प्रयोग करते हैं, हर रोज, हर दिन। ठीक है, अच्छा के लिए हम खुश का प्रयोग करते हैं, खुश, खुशबू यानी कि अच्छी बू। ठीक है, अभाव के लिए तो नहीं कहेंगे, अभाव नहीं है। अभाव के लिए आ जाता है बिना, बिना का मतलब अभाव की स्थिति आ जाती है। लेकिन यहाँ बिना की बात आई है तो ला, ला जो है वो बिना के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं ला इलाज, बिना इलाज के, इसका इलाज ही ना हो सके, बिना इलाज। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, उर्दू का उपसर्ग ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो ला जो होता है वो बिना के अर्थ में प्रयुक्त होता है, बिना के अर्थ में, अलग के अर्थ में। अगला आता है सवाल कि किस शब्द में भाववाचक प्रत्यय नहीं है। सीधी सी बात, भाव बहुत सारे लग जाते हैं, भाववाचक की हम पहचान कैसे करेंगे? तो जो भाव होते हैं ना वो हमारे स्वभाव में ही होते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। किस शब्द में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? मतलब कि तीन ऐसे होंगे जिसमें भाववाचक स्वभाव में अपनी बात वो होगी लेकिन एक में नहीं होगी। जैसे मर्दानगी, मर्दानगी को छुआ तो नहीं जा सकता, देखा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है, स्वभाव में बात आती है, भाववाचक इसमें है प्रत्यय। ठीक है, दूसरा आया है टोपी वाला, तीसरा है बपौती और चौथा है बहुतायत। तो बहुतायत को भी हम स्पर्श नहीं कर सकते लेकिन देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, बपौती, बपौती में भी वही स्थिति आ जाती है, स्वभाव में। ये सब स्वभाव वाली बातें हैं, मर्दानगी, बपौती, बहुतायत। लेकिन जब बात आती है टोपी वाला, तो वाला प्रत्यय जो है ये यहाँ पर स्वभाव को नहीं दिखा रहा है, टोपी वाले को यहाँ पे
छुआ जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, लेकिन जो स्वभाव वाली बात होती है वो सिर्फ दिखाई देती है, महसूस की जा सकती है। तो पूछा जा रहा भाववाचक प्रत्यय नहीं है। मर्दानी टोपी वाला बपोती होता है, इसमें जो टोपी वाला है उसमें भाववाचक प्रत्यय नहीं है। अगला सवाल, किसमें कर्म समास का सही प्रयोग हुआ है? किसमें कर्म समास का सही प्रयोग हुआ है? तो जरा जोड़ मिला लेते हैं कि क्या स्थिति है। रामकृष्ण में कहा जा रहा है कि बहुव्रीहि समास में, रामकृष्ण बहुव्रीहि समास है। यमुना तट करण तत्पुरुष समास, भला मानस द्विगु समास और कनक लता कर्मधारय समास। मतलब इसमें सही जो मेल है वो किस समास में है? राम और कृष्ण जो है उसमें द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास तो नहीं है। राम और कृष्ण, जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो ये क्या है, यहाँ पर द्वंद्व समास, राम कृष्ण भी दोनों ही महत्व रखते हैं, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास नहीं होगा। ये पूछ रहे हैं कि समास कर्म का सही प्रयोग हुआ है, तो यहाँ तो गलत प्रयोग हुआ है, यहाँ तो सही नहीं हुआ। दूसरा देखते हैं यमुना तट। यमुना तट को यदि हम विग्रह करें तो यमुना का तट, संबंध तत्पुरुष समास हो रहा है, लेकिन यहाँ दे रखा है करण तत्पुरुष समास। कहाँ कौन सा साधन है, कौन सा माध्यम है? गलत, तो ये भी गलत हो गया। यमुना का तट, अगर यहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता तो सही बैठ जाता, सही प्रयोग हो जाता, लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं है। भला मानस, मानस की विशेषता बताई जा रही है। विशेष्य की विशेषता जब बताई जाए तो वहां पर कर्मधारय समास होता है, ना कि द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होना चाहिए, यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, तो ये भी गलत है। राम और कृष्ण में द्वंद्व समास, यमुना तट में संबंध तत्पुरुष समास, भला मानस में कर्मधारय समास। अब देखते हैं कनक लता, कनक के समान लता, तो के समान वाली स्थिति जब आ जाती है, या कनक है जो लता, लता कनक है, ठीक है, सोने के जैसी है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास दे रखा है, ये सही है। ये विशेष्य, इसकी विशेषता बताई जा रही है लता की विशेष्य, और क्या विशेषता बताई जा रही है कि वो कनक है, कनक के समान लता। तो जहां पर विशेष्य और विशेषण आ जाए तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। बस यही हमारा सवाल सही पूछा जाता ना, किसमें कर्म समास का सही प्रयोग हुआ है? तो सही प्रयोग जो हुआ है, यहाँ तो गलत हुआ, यहाँ भी गलत हुआ, यहाँ भी गलत हुआ, ये सही है। तो कनक के समान है जो लता, तो कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाएगा। बाकी अन्य जो समास है वो भी आपको सही सही बता दिए गए हैं। अगला सवाल, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कौन सा कारक है? पंक्ति में कौन सा कारक बताना है। कारक कैसे पहचान करेंगे? देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, तो जहां पर अधिकरण की बात आ जाए, अधिकार की बात आ जाए, या फिर जो क्रिया समाप्त हुई, क्रिया का जो आधार होता है, क्रिया का जो आधार है, यहाँ पर खेलने की जो क्रिया हुई है उसका आधार क्या है? मैदान में हुआ ना, मैदान में। तो स्थान जब आ जाता है, जैसे हम कहते हैं कि वीर जो है वो रणभूमि में मारा गया, युद्ध, ठीक है, रणवीर जो है वो युद्ध भूमि में मारा गया, तो कहाँ मारा गया? रणभूमि में। ऐसे ही बात आ रही है कि देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, क्रिया तो समाप्त हुई, लेकिन क्रिया का आधार क्या है? मैदान में। तो यहाँ पर कर्म कारक नहीं कहेंगे, यहाँ संबंध नहीं कुछ ऐसा बताया जा रहा है, अपादान की स्थिति यहाँ पर नहीं है, कुछ अलग भी नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है, यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा। देवेंद्र मैदान में खेल रहा है या सिपाही युद्ध में मारा गया, तो ये जितने भी कारक होते हैं ये कैसे कारक होते हैं? अधिकरण। अधिकरण के चिन्ह क्या है? कारक चिन्ह में आ जाए या पर आ जाए, जहां पर स्थान बताया जाए कि क्रिया का आधार स्थान है, तो स्थान दिखाया गया यहाँ पे, क्रिया का आधार मैदान में हो, तो यहाँ पर अधिकरण कारक है। अपदान अलग कुछ नहीं हो रहा है, संबंध कुछ नहीं हो रहा है, कर्म की स्थिति भी यहाँ पर नहीं है, कर्ता कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है। अगला सवाल है, उसने रिक्त स्थान है अपना पक्ष सिद्ध किया, तो बुद्धिपूर्वक है, बलपूर्वक है, विधि पूर्वक है, दृढ़ता पूर्वक है। अपना पक्ष सिद्ध किया है, तो पक्ष सिद्ध करने के लिए आपको कौन सा सुटेबल यहाँ पर लग रहा है? बुद्धिपूर्वक, बुद्धि में भी मार खा जाते हैं, बलपूर्वक, विधि पूर्वक या दृढ़ता पूर्वक। तो यहाँ पर जो सही बैठेगा, उसने अपना पक्ष सिद्ध किया है, तो अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए दृढ़ता होनी चाहिए,
ठीक है। तो यहाँ पर जो सटीक आंसर बैठेगा वो बैठेगा दृढ़ता पूर्वक। उसने दृढ़ता पूर्वक अपना पक्ष सिद्ध किया है। अगला सवाल, साहित्यकार की भाषा रिक्तसा और प्रांजल होती है, तो क्या जवाब देंगे भाई? यहाँ पर है ग्राम्य होती है, परित्यक्त होती है, और त्यागने वाली होती है, परिष्कृत होती है, परिच्छिन्न होती है। यहाँ आ जाएगा परिष्कृत। अब वो क्यों आएगा? परिष्कृत का मतलब होता है साफ सुथरी, जो समझ में आ जाती है। या तो आप साफ सुथरी से समझिए, या आप कह सकते हैं सरल भाषा, सरल भाषा से समझिए। साहित्य जो हम पढ़ते हैं वो हमें एकदम से समझ में आ जाता है। मतलब क्या है? वो परिष्कृत भाषा होती है, साफ भाषा होती है कि साहित्यकार ने जो लिखा वो हमें समझ में आ गया। तो साहित्यकार की जो भाषा होती है वो परिष्कृत होती है। और प्रांजल, प्रांजल का मतलब भी सरल और स्पष्ट होता है, समझ रहे हैं? तो सरल और स्पष्ट, प्रांजल का मतलब भी सरल स्पष्ट। तो यहाँ पर ये सवाल का जवाब हमारा सही हो जाएगा। ये रिक्त स्थान में परिष्कृत आएगा। साहित्यकार की भाषा परिष्कृत तथा प्रांजल दोनों ही होती है। अगला सवाल है, ये कोष्ठक में दिया गया, कोष्ठक में दिए गए चिन्ह का कब उपयोग किया जाता है? मतलब कि ये जो डॉट 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 हमें दिख रहे हैं, इसका प्रयोग कब किया जाता है? वाक्य में छोड़े गए स्थान पर। बी ऑप्शन है दूसरे की उक्ति को उद्धृत करने के लिए। तीसरा है जहां वाक्य पूरा होता है, तो वहां जहां वाक्य पूरा होता है तो ये पूर्ण विराम लगता है। पढ़ते समय थोड़ी देर रुकने के लिए, थोड़ी देर रुकने के लिए तो फिर अल्पविराम लगता है, वो स्थिति भी यहाँ पर नहीं। दूसरे की उक्ति को उद्धृत करने के लिए ये उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो बचा क्या? ये वाली स्थिति, वाक्य में छोड़े गए स्थान पर, ठीक है। किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ये चिन्ह का प्रयोग होता है। जब हम कोई वाक्य को छोड़ दी जाती है, बात इतना हमने लिखा, उसके बाद हमने डॉट 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 छोड़ के उसके बाद अंतिम पद लिख दिए, बस बात खत्म। तो ये जो डॉट डॉट लिखे गए हैं, ये चिन्ह का प्रयोग कब किया था? जब वाक्य में कुछ स्थान हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। बाकी की स्थिति ये सामने आ गई है। अगला सवाल देखते हैं, किस वाक्य में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है? विराम चिन्ह तो खैर आते ही है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि नहीं आते, आ ही जाता है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है? पूछ रहे नहीं। हमेशा सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िए, देखिए और समझिए, उसके बाद ही जवाब दीजिए, वो समझदारी होती है। अब हम जल्दबाजी में आकर के कोई भी सवाल का जवाब देते तो वही गलती कर बैठते हैं। अब ऐसा नहीं करना है। तो वाक्य में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है पूछ रहे हैं। पहला देखते हैं, जी हाँ मैं भी आपके साथ चलूंगा। दूसरा है कंप्यूटर सर्च लगा हुआ है, आज के युग की अनिवार्यता। तीसरा है सैनिक, सैनिक का मतलब स्थिति दिखाई गई उसकी कि प्रणाम करते हुए उसने डैश करके लिखा है महाराज की जय हो, ठीक है, वह आपने कमाल कर दिया। कौन सा गलत लग रहा है? जब जी हाँ की बात आ रही है तो अल्पविराम लगता है, जरूर लगता है। इसका प्रयोग हमारी जो क्लास चलेगी विराम चिन्ह की, उसमें आपको एक बात बता दी जाएगी और अच्छे से। मैं भी आपके साथ चलूंगा, बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। पूछा गया प्रयोग सही नहीं हुआ है, ये सही है। कंप्यूटर, जब भी कभी हमें कोई हेडिंग बनानी होती है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, मेन बात लिख देंगे, उसके बाद में चिन्ह लगा करके उसके बाद की उसकी विशेषता लिख देंगे, बस उसके बाद में उसका पूरा निबंध तैयार किया जाता है। तो ये भी यहाँ पर सही है। सैनिक, सैनिक की स्थिति बिल्कुल सही दिखाई गई है, कोष्ठक में बताई जाती है। जो बात उसे कहनी है वो डैश निर्देशक चिन्ह करने के बाद में, ठीक है, योजक चिन्ह करने के बाद में फिर ऐसे लिखा जाता है महाराज की, बिल्कुल ठीक है। लेकिन गलती है इसमें, ये ठीक है, वह आपने कमाल कर दिया। जब हम विस्मय होते हैं, जब हमें खुशी दुख जो भी हमारा भाव होता है, ठीक है, तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। वाह आपने कमाल कर दिया, यहाँ पे हम सवाल नहीं कर रहे हैं किसी से, यहाँ तो बात हमने पूरी कर दी, पूर्ण विराम आ जाएगा। तो यहाँ गलती है। पूछा गया था वाक्य में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ, तो यहाँ पर विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया था, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा था, जो कि यहाँ पर गलत था क्योंकि सवाल नहीं किया गया। दूसरी बात, हम आश्चर्यचकित हो गए, विस्मय हो गए, खुशी इतनी ज्यादा हुई कि मुंह से क्या निकल गया, वाह, तो वाह आपने कमाल कर दिया। तो यहाँ पर ये इस तरह से विस्मयादिबोधक चिन्ह और यहाँ पे पूर्ण विराम, बस यही हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। सवाल पूछा गया प्रयोग ठीक नहीं हुआ है तो जवाब ये हो जाएगा, ठीक है ना।
अगला सवाल है छाती पर पत्थर रखना। अब सबसे पहली बात तो ये कि मुहावरा लग रहा है, लोकोक्ति लग रही है, तो लोकोक्ति का तो हमें सीधे सीधा अर्थ समझ में आ जाता है, लेकिन मुहावरे में हम उसका सीधा अर्थ, मुहावरे का जो अर्थ होता है वो लाक्षणिक होता है, लक्षण देखने वाली स्थिति होती है। ये नहीं कि जैसा हमें कहा गया वैसा ही हम अर्थ ले लें। मतलब छाती पर पत्थर रखना, अब छाती पर पत्थर उठा के तो रखना नहीं है, समझ रहे हैं? तो जाहिर सी बात है जब ऐसी स्थिति हमारे सामने आ जाए तो ये मुहावरा ही होगा, लोकोक्ति नहीं होगी। तो छाती पर पत्थर रखना, इसको हम सीधा ऐसे नहीं कह सकते कि पत्थर उठाया और रख लिया, ये सीधे सीधे मुहावरे की पहचान होती है। तो छाती पर पत्थर रखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, मतलब लक्षण क्या दिखाई दे रहे हैं? कठोर हृदय नहीं, कठोर हृदय तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि छाती पे पत्थर रखा जा रहा है तो कोई स्थिति, कोई सिचुएशन से लड़ना होगा शायद। विपत्ति में भी विचलित ना होना, विवश होना, तनिक भी ना पसीजना, तो यहाँ पर तो यही ठीक लग रहा है भाई, विपत्ति में भी विचलित ना होना, छाती पर पत्थर रखे हुए हैं कि जब विपत्ति आ गई तो कभी विचलित नहीं होना है। छाती पर पत्थर रखना, दो सवाल बन रहे हैं यहाँ पर भी। छाती पर पत्थर रखना क्या है, मुहावरा है या लोकोक्ति है? तो क्या बताएंगे, ये मुहावरा है। दूसरा प्रश्न, मुहावरे का अर्थ क्या निकल रहा है? तो मुहावरे का अर्थ निकल रहा है विपत्ति में भी विचलित ना होना। अगला सवाल देखें, सबसे अलग स्थिति। तो सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है? हमें आराम से पहचान हो रही है, सबसे अलग स्थिति मतलब अलग ही स्थिति बना लेना। ढाक के 3 पात नहीं हो सकता। 3 लोक से मथुरा न्यारी, तीनों लोगों से बिल्कुल अलग होगा। क्या कर लिया, मथुरा न्यारी कर ली, ठीक है। तू डाल दाल में पात पात, ये भी नहीं होगा, कोई नहीं, ये है 3 लोक से मथुरा न्यारी, सबसे अलग स्थिति बना ली कि हमें 3 लोग कह रहे हैं, हमें तो मथुरा न्यारी है, वो वही स्थिति है, सबसे अलग स्थिति बना ली हमने, ठीक है ना। तो इस तरह से अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य, कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं, हाँ जी आती हैं, मैंने इस काम में बड़ी भूल की, हो जाती है, प्रेम करना तलवार की राह पर चलना है, ठीक है। लेकिन जब भी बात आ जाए तो कर्ता हमेशा पहले आता है, इसका फर्क क्या है? यहाँ पर कर्म को पहले रखा गया। कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, या फिर ऐसा बनना था कि कृष्ण ने कंस की हत्या की थी, ये पूरा पैराग्राफ उसके बाद आना। कृष्ण ने कंस की हत्या की थी, ठीक है। तो यही हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? सही लिखा हुआ है, शुद्ध है, तो कौन सा है? ज्योत्सना, ये गलत लिखा है। झांसी, झांसी की स्थिति होती है, ये शुद्ध बता दिया जाता है। ज्योत्सना ऐसे लिखा होता है, ज्योत्सना। तदुपरांत, ये इस तरह से होता है, तदुपरांत। और पूछा जा रहा है सही कौन सा लिखा हुआ है, तो सही तो देखिए ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तनख्वाह, इसी तरह से लिखा हुआ होता है, तनख्वाह। किस शब्द की शुद्ध वर्तनी नहीं है? वर्तनी शुद्ध नहीं दे रखी है इसमें, कौन सा है? गरिष्ठ तो ऐसे ही लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। तस्करी भी सही लिखा है, नीरव भी सही लिखा है, तो बचा गया चारुताई, चारुताई, ठीक है। ऐसी स्थिति आ जाती है, तो कौन सा शुद्ध वर्तनी नहीं है? बाकी सब सही है, चारुताई यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। अगला सवाल, बड़ा घर, छोटा आदमी तथा नीला वस्त्र में विशेष्य पद है, विशेष्य पद बताने हैं, जो विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेष्य का मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए। तो बड़ा घर में घर की विशेषता, छोटा आदमी में आदमी की विशेषता, और नीला वस्त्र में वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है। तो ये जहां पर तीनों पद होंगे वही हमारे सवाल का जवाब होगा। विशेष्य पद कौन से हैं? नीला छोटा नहीं है, बड़ा छोटा भी नहीं है, छोटा घर आदमी वस्त्र, घर आदमी और वस्त्र, यही हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें, चूरन का तत्सम शब्द है। चूरन का तत्सम पूछा जा रहा है, चूरन का तत्सम। चक्षु नहीं कहेंगे, ये आंख का, आंख का तत्सम है। चूर्ण, चर्म जो है वो चर्म, चमड़े का तत्सम है। चौर जो है वो चोर का तत्सम है। तो
चूर्ण का जो तत्सम होगा वो होगा चूर्ण। चूर्ण, आमचूर्ण बोलते हैं ना, आम का चूरा, इस तरह से। तो चूर्ण का जो तत्सम शब्द है वो क्या है? चूर्ण है। अगला सवाल देखिए, माता शब्द का तद्भव है। तद्भव बताना है तो अम्मा, माँ, माई, मातृ सब तद्भव हो जाता है। माँ आगे सब तत्सम की स्थिति जाती है। माता शब्द का तद्भव पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा। माँ तद्भव में बोला जाएगा। अगला सवाल देखें, तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तिमिर शब्द का विलोम, तो तिमिर का मतलब क्या होता है? तिमिर का मतलब होता है अंधकार। अब यहाँ तो खुद ही अंधकार है, रंगीन नहीं कह सकते। किरण कहां से हो गया? आलोक। आलोक का मतलब होता है रोशनी, या हम कहते हैं प्रकाश। तो एक तरफ अगर प्रकाश है या रोशनी मिल रही है तो दूसरी तरफ क्या है? तिमिर, अंधेरा है। समझ रहे हैं? तो तिमिर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आलोक हो जाएगा। आलोक का तिमिर, एक तरफ रोशनी दूसरी तरफ अंधेरा, कहने का तात्पर्य है। अगला है, निम्नलिखित में निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची नहीं है, 3 होंगे और 1 नहीं होगा। तो निशी, निशी बना है, निशीथ बना है निशी से, और निशी बना है निशा से, और निशा का मतलब होता है रात, या हम कह रहे रात्रि। तो रात्रि है, बिल्कुल ठीक। रजनी भी है, निशा भी इसी का ही पर्यायवाची है निशीथ का। बस तम नहीं होगा, तम अंधकार में के पर्यायवाची में जाता है, जो कि अभी हमने तिमिर की बात की थी। तम है, तिमिर है, अंधकार है, कह सकते हैं। लेकिन हमें रात का पर्यायवाची बताना है तो निशीथ का मतलब होता है रात, और रात को हम रात्रि भी कहते हैं, रजनी भी कहते हैं, निशा भी कहते हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है? निज का मतलब होता है निजी, पर्सनल, अपना, स्वयं। तो सर्वनाम बताना, उसका पता लगाओ, किसी और का पता लगाना है, हमारा नहीं, ये नहीं होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस भी हो जाएगी, भी ठीक है। सब काम मैं अपने आप करूंगा, आप पुस्तक पढ़े। आप का मतलब है हम किसी और आप से कह रहे हैं ना, अपने आप से नहीं कह रहे। तो सब काम मैं अपने आप करूंगा, ये जो बात आई है यहाँ पर अपने आप करने की, यहाँ निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। मैं खुद करूंगा, स्वयं करूंगा। तो यही हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया, सकर्म वह क्रिया जो अपने साथ कर्म साथ में होता है और कर्म पर ही प्रभाव पड़ेगा, अकर्मक में तो प्रभाव पड़ना नहीं है। वह दिन भर खाना खाता रहा, क्या करता रहा भाई? वह दिन भर खाना खाता रहा। वह रात भर नहीं सोया, वह ही सदा धोता है, उसी ने बोला था। देखिए इसमें पूछा गया सकर्मक क्रिया कौन सी है, तो वह दिन भर खाना खाता रहा। खाना खाता रहा, खाने का प्रभाव किस पर पड़ा? उस पर तो नहीं पड़ा ना, कर्ता पर स्वयं तो प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जो वो खाना खा रहा था उस पर प्रभाव जरूर पड़ा। जो खाना इतना सारा था वो सब उसने खत्म कर दिया, कर्म पर प्रभाव पड़ेगा। तो सकर्मक क्रिया, यही हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। रात भर नहीं सोया, रात भर हो या दिन भर हो, सोने का प्रभाव तो उसी पर पड़ेगा ना, अकर्मक क्रिया है। वह ही सदा धोता है, धोने का प्रभाव उसी पर पड़ रहा है, अकर्मक क्रिया। उसी ने बोला था, बोलने का प्रभाव भी कर्ता पर पड़ रहा है, अकर्मक क्रिया। लेकिन दिन भर खाना खाता रहा तो यहाँ पर प्रभाव जो पड़ रहा है वो कर्म यानी कि खाने पर पड़ रहा है, खाना कम हो गया ना, ठीक है। अगला सवाल, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान का नहीं, यह कुछ नहीं होता है। इसका स्त्रीलिंग जो होता है वो विद्वान का क्या होता है? विदुषी होता है। पूछा जा चुका है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा आप सभी। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी होता है। एक ना एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना। इस बात में कोई क्या नहीं है, दुविधा नहीं है, दुविधा तो बिल्कुल नहीं आएगा। भ्रम, भ्रम की क्या आवश्यकता है? असत्य है, बिल्कुल सत्य है, ये संदेह नहीं है। एक ना एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है और इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। ये जो संदेह है ये यहाँ पर आ जाएगा, तब हमारे सवाल का जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विचारात्मक निबंध है। निबंध लिखा था क्योंकि जब वो वनवास के लिए गए थे श्री राम जी,
तो जो लेखक है उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा अगर सावन आया होगा, ठीक है, सीता माता का सिंदूर भी भीग रहा होगा अगर ऐसे, मतलब इन्होंने बहुत ही विचार किया और विचार करते करते इन्होंने निबंध तैयार कर दिया। अब पूछा जा रहा है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कि लेखक कौन है, मतलब ये जो विचारात्मक निबंध है इसके लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र है, विष्णुकांत शास्त्री, कुबेरनाथ राय, गुलाबराय राय, इनमें से कोई नहीं है। विद्यानिवास मिश्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, ये क्या है? ये विचारात्मक निबंध है। किसके द्वारा लिखा गया? विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। सरस्वती पत्रिका जो 1903 की बात आती है, सन 1903 युग चला था, छायावाद युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग चला था, ठीक है ना। तो ये सवाल आया कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र नहीं कहेंगे, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभी कुछ नहीं। सरस्वती पत्रिका के जो संपादक रहे थे 1903 में, वो रहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं के नाम से द्विवेदी युग चला था, इनके नाम से भारतेंदु युग चला था, ठीक है। अगला सवाल देखें, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पहले तो हम संधि विच्छेद बता देते हैं क्या होगा। अनुय, ये बड़ा ऊ नहीं आएगा, ये गलत है। अनुय मात्रा में कोई फर्क नहीं होगा, अनु आय, आय भी होगा, वाय थोड़ी है यहाँ पर, आय है ना, तो अनु और आय ये बिल्कुल सही होगा। अब पूछा जा रहा है इसमें संधि कौन सी है, संधि का नाम बताइए, कौन सी संधि है? तो ने आधा हो गया है, वे ऊ का वे में परिवर्तन हो गया, वे पूरा हो गया, तो यहाँ पर ये रे ले वे जब भी आ जाए तो यहाँ पर संधि होती है यण संधि। ये यण के अंतर्गत आ जाते हैं सारे, यण संधि है यहाँ पर। अन्वय, और अन्वय का अर्थ भी क्या होता है? अन्वय का अर्थ होता है मेल, ओके। अंतिम सवाल, संदेशनी मधुवन कूप भरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब अलंकार बहुत से तो बता देंगे, लेकिन बहुत से को इसका अर्थ नहीं पता होगा, तो हम आपको अर्थ बताना चाहते हैं यहाँ पर। संदेशनी मधुवन कूप भरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अर्थ बताती हूँ, फिर आप खुद ही अपने आप पहचान कर लीजिए। देखिए, रूपा के वक्रोक्ति, नियोक्ति, अतिशयोक्ति। जब उद्धव जी आते हैं श्री कृष्ण का संदेश लेकर के, मतलब नहीं लेकर नहीं आते, गोपियां जो होती है वो श्री कृष्ण के लिए क्या करती हैं? संदेश भेजती हैं। तो ऐसी बात बताई जा रही है बड़ा चढ़ा करके कि संदेशों से, जो संदेश भेजे गए थे श्री कृष्ण के लिए, उस संदेश से मधुवन यानी के मथुरा के, मधुवन क्या है? मथुरा के कूप, कूप का मतलब हुआ यहाँ पर कुएं, कुएं। तो संदेश नहीं, मधुवन कूप भरे, मतलब इतने संदेश भेजे गए, इतने संदेश भेजे गए कि संदेशों से क्या हुआ? मथुरा के कुएं भर गए। तो इतने सारे संदेश भेजे गए होंगे, जाहिर सी बात है बढ़ा चढ़ा करके उक्ति की जा रही है। तो कौन सी उक्ति हुई? अतिशयोक्ति। कौन सा अलंकार है इसमें? अतिशयोक्ति अलंकार करके इस वाक्य को सजाया गया है, अलंकृत किया गया है, ठीक है। रूपक नहीं कहेंगे, रूप नहीं दिया गया, वक्रोक्ति नहीं कहेंगे, वक्र को उक्ति, टेढ़ी उक्ति नहीं है इसमें, अन्योक्ति किसी और पर उक्ति नहीं की गई है, लेकिन हाँ बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है कि इतने संदेश भेजे गए कि उससे क्या हुआ? मथुरा के कुएं भर गए। ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो अतिशयोक्ति अलंकार इसमें हो जाएगा। यही हमारे सवाल का जवाब है। आपको ये प्रैक्टिस कैसा लगा, इसके सवाल आपको कैसे लगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ।